जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष, और लगातार संघर्ष कर जिंदगी को जीत लेना साहसी लोगों की पहचान है, और यही सही तरीका भी है। लेकिन कुछ लोग हालात और मजबूरियों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और जिंदगी उनके लिए बोझ बन जाती है। और इस बोझ को कम करने के लिए अक्सर इंसान आसान रास्तों को अपनाता है, लेकिन ये आसान रास्ते ज्यादातर मुश्किल साबित होते हैं। ऐसे ही संघर्ष और डर की नींद को तोड़कर अपने वजूद को खड़ा करने की कहानी है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये एपिसोड। ये क्या हुआ? वो धूप बहुत थी ना, चक्कर आकर गिर गई थी, शायद कहीं अटक कर फट गया। पर तुम ऐसे कैसे गिरी हो कि ब्लाउज फटने के अलावा तुम्हारी बॉडी पे कोई और चोट का निशान ही नहीं है? आज फिर से चक्कर आ गया। एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम, मक्कार कही की। जो नुकसान हुआ है कौन भर के देगा? तुम्हारा बाप। तुम रोज गिरती कैसे हो? हाँ? देख, तेरा जो हो सो हो, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ आई। हेलो ताई, बिट्टू बोल रहा हूँ। तेरे भाई के ये बार मिड टर्म के एग्जाम्स में ना फिर से सबसे अच्छे नंबर आए, और देख लेना इस बार मैं सिर्फ एग्जाम में नहीं पूरे स्कूल में टॉप मारूंगा। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बिट्टू। तू ना ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी आई का और अपनी ताई का दोनों का नाम रोशन करना। हाँ हो ताई। और बेटा तू कैसी है? ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ आई, यहाँ सब कुछ ठीक है। तू कैसी है? बेटा वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या करूं, बिट्टू की पढ़ाई में इतना सब कुछ खर्चा हो गया कि पैसों की जरूरत तो लगी रहती है। तू 5,000 का इंतजाम कर देती तो बहुत अच्छा रहता। पर आई 5,000? अगर तू 5 नहीं कर सकती तो 2-3 हज़ार में भी काम चल जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। ठीक है आई, मैं कोशिश करती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं ठेवते आता। ठीक है बेटा। आई को बोल तो दिया, अब लाऊंगी कहाँ से 5,000 रुपए? बस भैया रोक दीजिए। अंकिता मैडम, क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो एक बाइक से टकरा गई थी, चक्कर आ गया, गिर गई बस। अंकित उठो, चल आराम से आराम से आराम से। कोई नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ घर पे, मैं लेके जाता हूँ। हाँ? आ जाओ आराम से, बैठो। शीला पानी लेके आओ, जाओ जाओ। ये लो, लगता है फिर से गिर गई होगी। गिरने का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगी तुम, लगता है। अजीब बात है, चक्कर भी घर से बाहर निकलते ही आते हैं। जब घर में अच्छी खासी घूमती है ना तब इसे कुछ नहीं होता। पता नहीं सचमुच का तबीयत खराब है या काम से बचने का बहाना।
क्या नाटक चल रहा है ये? रोज रोज तुम गिरती हो, तुम्हें रोज चोट लग जाती है, क्या चल रहा है ये? बाबा उसको चोट लगी। तू गप्पा मत। घेऊन जायला हो चलो आराम से चलो। अरे आराम से, अरे चलो। काही होत नाही तिला। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें अंकिता को सहारा देने में? पागल हो गई हो क्या? उसके सर पर चोट लगी थी, कितनी घबराई हुई थी बेचारी, उसको सहारा देकर घर तक लाया, उसमें क्या मजा आया मुझे? देखो, अगर उसका पति किसी काम का नहीं है ना, तो तुम उसका सहारा बनने की कोशिश मत करो, समझे? हेलो। हेलो अंकिता नाइक, जी बोल रही हूँ। मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आज शाम तक मीरा रोड पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। मैं जाऊंगा नहीं, मुझे कुछ काम है। बस। हर्षद का है, वो क्यों नहीं है नाश्ते पे? बाबा वो तो रात से ही घर नहीं लौटे। कितना खुश होकर बता रही हो ना कि अपना पति रात भर घर नहीं लौटा। तो ये सोचें, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो किसके साथ होगा? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अब तक उसकी एक आदत तक सुधार नहीं पाई। कैसे बने? नमक ही नहीं है उसमें। मैंने नहीं, अंकिता ने बनाए हैं। जो सामने है ना वो खाओ। एक कौड़ी नहीं कमाता और 1000 सूचनाएं देता रहता है। फोन। हेलो। हेलो अंकिता, जी मीरा रोड पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। तुम कल आई क्यों नहीं? देखो, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आज 12 बजे तक आ जाओ, वरना हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। जी रॉन्ग नंबर। मैं नमक लेकर आई। अंकिता जो दिखने में एक आम सी महिला लग रही थी, उस पर आए दिन सड़क पर हमले हो रहे थे। कौन थे ये लोग जो अंकिता को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे? और पुलिस का उसे बार बार फोन करने का क्या कारण था? क्या ये लड़की वाकई मासूम थी या इसका राज कुछ और ही था? ऐसा क्या घटा था कि भरे पूरे परिवार होने के बावजूद अंकिता अकेली थी और उसके ससुराल वाले उसे अकेलापन क्यों दे रहे थे? पुलिस भी अंकिता से कुछ सवालों के जवाब चाहती थी और आखिरकार अंकिता को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। मिसेस नाइक, 30 अक्टूबर की सुबह 6 बजे आप कहाँ थी? जी मैं घर पर ही थी अपने। यही बात अगर आपके फैमिली से पूछेंगे तो वो लोग भी यही कहेंगे। जी लेकिन सर आप उन लोगों से पूछिएगा मत। क्यों? वो लोग थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और पुलिस का नाम सुनकर तो वैसे भी। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि हम आपकी फैमिली से क्रॉस चेक ना करें तो आप सब सच बताइए। 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे आप कहाँ थीं? सर मैं कह तो रही हूँ, मैं अपने घर पर ही थी। लेकिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन तो मीरा रोड दिखा रहा है। 30 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तुम मीरा रोड में थी। वो मेरी आई का घर है मीरा रोड में। मैं अपनी आई से मिलने गई थी। आई से मिलने के बाद आप कहाँ गई थी? सीधे अपने ससुराल लौट आई थी। आई से इतने सुबह मिलने की कोई खास वजह? मैम बच्चा छोटा है, मैंने सोचा इसके उठने से पहले मैं अपनी आई से मिलकर आ जाऊं। तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? मेरे अलावा हस्बैंड है, जेठ है, जेठानी है, ससुर है। तब तो काफी लोग हैं आपके फैमिली में बच्चे को देखने के लिए। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी सुबह आपको जाना पड़ा? सर मैंने कहा ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं बस इसलिए। और ये प्रफुल्ल यादव कौन है? उसे आपने सुबह फोन क्यों किया? वो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है और उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी मेरी, तो थैंक यू बोलने के लिए ही फ़ोन किया था मैंने उन्हें। आपकी सहेली का पति आपकी मदद करता है और आपसे सुबह 6 बजे थैंक यू बोलती है। ये दोस्ती है या कुछ और? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक्चुअली सुवर्णा मेरी फ्रेंड है और प्रफुल्ल उसके हस्बैंड। सुवर्णा कैंडल मेकिंग का काम करती है और मैं उससे कैंडल मेकिंग सीख रही हूँ और प्रफुल्ल मुझे मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, आप जा सकते। सर लेकिन ये सब आप मुझसे पूछ क्यों रहे थे? कुछ नहीं,
रूटीन इंक्वायरी है, जा सकते हो। सर, इसके मुताबिक इसके ससुराल में काफ़ी लोग हैं जो बच्चे को संभाल सकते हैं। उसके बावजूद भी वो बच्चे को लेकर आई यहाँ पुलिस स्टेशन में, जबकि वो माँ के पास बच्चे को छोड़कर ही चली गई थी। शायद ये हमें दिखाना चाहती है कि एक बहुत ही सीधी सादी औरत है और एक जिम्मेदार माँ की बात गले नहीं उतरती कि इसके और प्रफुल्ल के दोनों के शादीशुदा होने के बावजूद इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनकी दिन में कई बार बात होती, वो भी इतनी लंबी बात है। शिवानी, जरा इस अंकिता की हिस्ट्री निकालो, इसके मायके से, इसके पड़ोसियों से और सहेली सुवर्ण से जरा पता करो कि इसके और प्रफुल्ल की नजदीकियों के बारे में कौन कितना जानता है। यस सर। पर वो उसी दिन नहीं, वो तो रोज सुबह वॉक पे जाते थे। वैसे ही वो उस दिन भी गए। गुड मॉर्निंग सुवर्णा, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप जब तक आएंगे ना मैं ब्रेकफास्ट बना के रखूंगी। बाय। मैंने कितनी देर तक उनका नाश्ते पे इंतजार किया, लेकिन वो लौटे ही नहीं। आप दोनों का रिलेशन कैसा था? I mean, कोई झगड़ा या अनबन आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिसेस जादव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति के सर पे रॉड या किसी लोहे की भारी चीज से वार किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। आपको किसी पे शक है? ऐसा कोई जिससे इन दिनों में उनका झगड़ा हुआ हो? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ना, वो बहुत अच्छे इंसान थे। फाइनेंस और प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे। अरे ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? बैठिए। अरे कुछ बताइए तो सही। लीजिए पानी लीजिए। इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, ये आजकल के बच्चे ना सुवर्णा इतनी रेस ड्राइविंग करते हैं कि पूछो मत। और बाइक तो ऐसे चलाते हैं जैसे सड़क उनके बाप की हो। और वैसा हमला उनके ऊपर एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। सुवर्णा जी, ये भी तो हो सकता है कि रैश ड्राइविंग के बहाने जो झगड़ा करने वाले लोग थे, या तो प्रफुल्ल से किसी बात की दुश्मनी निकाल रहे थे या फिर उनको प्रफुल्ल से पैसे लेने थे। क्या आई फिर से पैसे चाहिए? बेटा तू तो जानती है बिट्टू के स्कूल की फीस देनी है, वरना उसको स्कूल आने से मना कर देंगे। कितने चाहिए? बेटा परीक्षा की फीस और स्कूल की फीस मिलाकर करीब 10,000। अब अंकिता नाइक को जानती हैं? जी, वो मेरी दोस्त थी। मतलब? वो मेरे पास कैंडल मेकिंग सीखने आती थी। उसको इंडिपेंडेंट होना था, कुछ बनना था और बिजनेस भी एस्टैब्लिश करना चाहती थी अपना। तो मेरे हस्बैंड उसके बिजनेस में फाइनेंस करने वाले थे। तो आपके हस्बैंड ने उसके बिजनेस में फाइनेंस किया? नहीं, लेकिन आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसने मेरे हस्बैंड का खून किया है? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये खून आप ही ने किया हो, क्योंकि आपको अपने पति और अपनी सहेली के बीच के संबंधों के बारे में पता चल गया। ये क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा हो भी नहीं सकता। आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे उन पे शक था। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कोई समझने वाला भी नहीं। अंकिता, संभालो अपने आप को और घबराओ मत। देखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, हिम्मत रखो। बस अब चुप हो जाओ। फिर उस दिन अंकिता की वजह से मेरे और प्रफुल्ल के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। सुवर्णा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रहा था एक भाई की तरह, और वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ही उसे लेकर आई थी इस घर में। मैं उसे इस घर में इसलिए लेकर आई थी ताकि वो कुछ बन जाए, कुछ सीख ले। ट्रेनिंग के लिए लाई थी, इसलिए नहीं लाई थी कि मेरे पीछे से तुम दोनों आशिकियां करते फिरो। कम ऑन। और वो मेरा ही पता मेरे ही घर से साफ करना चाहती है। उसके बाद से मैंने अंकिता को यहाँ आने से मना कर दिया और कभी उसका फोन भी नहीं उठाया और ना ही कभी उसे कॉल किया। लेकिन अंकिता और प्रफुल्ल की बातचीत तो बंद नहीं हुई थी। यहाँ तक कि खून होने से 30-40 मिनट पहले भी उनकी फोन पर बात हुई थी, और कत्ल के वक्त अंकिता का मोबाइल लोकेशन प्रफुल्ल के मर्डर स्पॉट के आसपास का ही है। क्या अंकिता का कसूर सिर्फ गरीब और मजबूर होना था,
या फिर वो इससे ज्यादा की जिम्मेदार थी? क्या प्रफुल्ल के कत्ल में उसका कोई हाथ था? आखिर ऐसा क्या था उसके जीवन में जिसकी वजह से वो डरी सहमी रहती थी? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ रूखा बर्ताव करते थे? वजह सिर्फ उसकी मजबूरियां थी या फिर कोई राज था उसकी इस हालत के पीछे, जिस राज की वजह से वो मासूम दिखते हुए भी सबके निशाने पर रहती थी? सुनिए, वो मुझे आप 5,000 रुपए तक दे सकते हैं? वो बिट्टू की फीस भरनी है, वरना उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये लो, 5 नहीं 3,000 है। और दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना, आखिरी बार दे रहा हूं मैं तुम्हें। बाकी के साथ कहाँ से लाऊंगी? सर, जिन लोगों को प्रफुल्ल जाधव ने पैसे उधार दिए थे उन लोग के नाम और एड्रेस। ठीक है। सर, अंकिता के बैंक अकाउंट के डिटेल्स। इनके मुताबिक प्रफुल्ल ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे पैसे दिए हैं। सर, इन सब सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि शायद अंकिता और प्रफुल्ल के बीच में वाकई में कोई रिश्ता था। इसका मतलब ये अंकिता जितना अपने आप को शरीफ दिखा रही है, वो तो शरीफ है नहीं। शिवानी, मुझे इस अंकिता की हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। अंकिता मैडम, वो तो बहुत ही भली औरत है, बस ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। ऐसे सुनने में और देखने में सब कुछ ठीक ही है मैम, पर कुछ दिन पहले जब भी बाहर से घर आती है, कभी उसके ब्लाउज फटे होते हैं तो कभी उसकी साड़ी। कुछ दिन पहले तो उसको काफ़ी चोट भी लगी हुई थी। मैडम, मैं 1 साल से उस घर में काम करती हूँ। पूरे घर में एक विवेक भाऊ है जो अंकिता दीदी को थोड़ा अहमियत देते हैं, बाकी सब तो उसको नौकरानी जैसा समझते हैं। 30 अक्टूबर की सुबह अंकिता यहाँ आई थी? हाँ मैम, आई थी। इतनी सुबह आने की कोई खास वजह? मैम, वो पैसे देने के लिए आई थी। ताई, तू इतनी सुबह? तो सुन बिट्टू, ये पूरे 3,000 रुपए हैं, आई को दे देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। लेकिन ताई, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुझे उससे क्या करना है? तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और टॉप करना है तुझे इस बार, ठीक है? चल मैं निकलती हूँ। अरे अंकिता, तू आ गई? चल मैं चाय बनाती हूँ, तू बैठ। नहीं आई, मुझे बाड़ा के उठने से पहले घर पहुँचना है, मैं चलती हूँ। अंकिता हमें पैसा देती थी, ये बात ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी तो हमें भी नहीं लगती, पर क्या करें, जब से उसके बाबा गुजर गए हैं तो हमारी हालत और भी खराब हो गई है। मजबूर होकर बेटी से पैसे मांगने ही पड़ते हैं। ये बात उसके ससुराल वालों को पता ना चले, इसीलिए वो सुबह सुबह आई थी। नहीं है पैसे मेरे पास, क्यों आ जाती है रोज रोज मांगने? ये लो, 1000 है, इतने में काम चल जाएगा ना तुम्हारा। अरे रो क्यों रही हो? देखो, मैं कोशिश करूंगा कि और इंतजाम हो जाए। चल, 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 चल। सर, अंकिता का मैका मीरा रोड में ही है। अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। घर में एक छोटी बहन है जिसकी 1 साल पहले शादी हुई है, और एक भाई है जो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सर, मैके की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं है, और यहाँ ससुराल के पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि फैमिली में उसे कोई खास इज्जत नहीं देता। हाँ, एक जेठ है जो थोड़ी बहुत इज्जत देता है। कौन? आ जाओ। बाबा, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आ गई फिर पैसा मांगने। लगता है मैंने हर्षद की तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ शादी करवाई। सॉरी बाबा, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए, फिर कभी नहीं मांगूंगी। ये आखिरी कह के ना हर बार पैसा मांगती हो तुम। कितना पैसा चाहिए? 6,000 रुपये। 3,000 दूंगा। कबूल है तो बोल, जा अपने काम पे। ठीक है बाबा। सर, ससुराल के पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि अभी कुछ दिनों से अंकिता जब भी लौटती है उसके कपड़े फटे हुए थे, और एक बार तो उसे चोट भी लगी थी। अब ये क्या था, क्यों था, किसी को नहीं पता। इसका मतलब अंकिता कंफर्म हमसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि सुवर्णा के हिसाब से प्रफुल्ल पर भी हमले हुए थे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अंकिता और प्रफुल्ल के बीच कुछ चल रहा था, इस बात की भनक अंकिता के ससुराल वालों को लग गई।
और यही वजह हो प्रफुल्ल के कत्ल की। शिवानी, सर। सुबह होते ही अंकिता को पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। सर वो एक्चुअली चक्कर खाकर गिरने की वजह से ही मुझे चोट लगी थी और कपड़े भी फटे थे। तुम एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार बेहोश हुई, और उधर प्रफुल्ल पे भी एक बार नहीं 2-2 बार हमले हुए, और उसके बाद उसका खून हो गया। क्या? प्रफुल्ल भाऊ? प्रफुल्ल का खून हो गया। तुम्हें सुन के इतनी हैरत हुई, तुम्हें पता नहीं था? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मैके में हमेशा पैसों की तंगी रहती है ना, तो क्या हर बार प्रफुल्ल पैसों से मदद करता था? सर वो अभी 3-4 महीनों से ही मेरी हेल्प कर रहे थे। सुवर्णा जानती थी इस मदद के बारे में? नहीं सर, मैं अपना ससुराल वालों से पैसे ले लेकर थक गई थी, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, और वो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे सर। तुम्हारे नेक इरादों के बारे में तुम्हारे ससुराल में किस किस को पता है? सर किसी को भी नहीं, और सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी मत बताइएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी यही लगता है कि तुम्हारे और प्रफुल्ल के बारे में जानकर उनमें से ही किसी ने प्रफुल्ल का खून करवाया है, और उनमें से किसी ने तुम पे गुंडे भी छोड़े थे। उन गुंडों को पहचान सकती हो? नहीं सर, जब अटैक हुआ उन सबके मुंह ढके हुए थे, और वैसे भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? सर मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बस इसी वजह से कंप्लेंट नहीं करनी मुझे। ठीक है, जा सकते। सर अंकिता के कॉल रिकॉर्ड्स में और एक नंबर मिला है जिस पर काफ़ी कॉल किए गए हैं। किसका नंबर है? सर ये कोई एडवोकेट है, संदीप शिंदे नाम है इसका। अंकिता मेरी क्लाइंट है, उसका डिवोर्स केस मैं देख रहा हूँ। किस ग्राउंड पे? होमोसेक्सुअलिटी के ग्राउंड पे। हर्षद किए है सर। सर इसका मतलब प्रफुल्ल को मारने का मकसद सुवर्णा और अंकिता के ससुराल वाले दोनों के पास था। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने दोनों पर हमला करवाया हो और प्रफुल्ल का खून किया हो। बिल्कुल हो सकता है शिवानी, अंकिता के ससुराल वाले तो शक के दायरे में है ही। साथ ही हमें ये पता करना है कि हर्षद वाकई में गे है या नहीं। देखिए सर, मैं कोई गे नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल इंसान हूँ मैं। तो हमने कब कहा कि तुम एबनॉर्मल हो? हमें तो सिर्फ सच जानना। ये क्या अनाशना पूछ रहे हैं आप? अगर मेरा बेटा गे होता तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। 1 साल का बच्चा है उसका। वो बच्चा सच में तुम्हारा है? सर मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो बच्चा मेरा ही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। जी सर। अच्छा, तो फिर तुमने डिवोर्स फाइल क्यों किया? तो इसके होमोसेक्सुअल होने के ग्राउंड पर? सर कुछ तो कारण बताना था, तो वकील के कहने पर। बस हो गई तसल्ली। और जहां तक मुझे पता है उस हिसाब से पुलिस का ये काम नहीं है कि वो लोगों के घर में टांग अड़ाए। आपको बिल्कुल सही पता है, लेकिन थोड़ा कम पता है। एक आदमी का खून हुआ है और आपकी बहू उससे मिलती थी। हो सकता है अपनी इसी जानकारी की वजह से आप में से किसी ने उसका खून किया, और उसकी इंक्वायरी करना हमारा ही काम है। और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, हमारी इजाजत के बगैर आप में से कोई भी शहर के बाहर नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं मुझे हाथ छोड़ दीजिए, नहीं मत मारिए। सर प्रफुल्ल की बीवी सुवर्णा के इंक्वायरी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर उस पर शक किया जा सके, और प्रफुल्ल ने जिन लोगों को पैसे उधार दिए हैं वो भी सब क्लीन ही नजर आ रहे हैं। शिवानी, अंकिता ने सबके सामने ये तो कहा कि बच्चा हर्षद का है, लेकिन हो सकता है कि ये बात उसने दबाव में कही। अगर हर्षद गे है तो उसका कोई पार्टनर भी होगा। जरा पता करो कि उसका पार्टनर कौन है। यस सर। एक बात तो अब तक साफ हो चुकी थी कि जो सब घट रहा था उसका वाकई में अंकिता से किसी न किसी रूप में संबंध जरूर था, लेकिन भूमिका अभी तय नहीं थी। क्या हर्षद वाकई गे था और समलैंगिक संबंधों में लिप्त था? अगर ये सही था तो इस बच्चे का बाप कौन था? क्या प्रफुल्ल इस बच्चे का बाप था और उसकी मौत का कारण भी यही था? क्या हर्षद के घर वाले उसके गे होने के बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो क्या अंकिता के साथ उनके दुर्व्यवहार की यही वजह थी? इन सभी गहराते सवालों के बीच में पुलिस को हर्षद के फोन कॉल रिकॉर्ड्स में से मयूर कोहली नाम के एक शख्स का नंबर मिला, जिससे हर्षद की अक्सर लंबी बातचीत होती थी। कौन था ये मयूर कोहली? सर हर्षद और मेरा रिलेशनशिप 6-7 साल पुराना है। हर्षद बाइसेक्सुअल है? नहीं सर, हर्षद को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ये बात उसके घर वाले भी जानते हैं, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी ये पता था। हर्षद तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपने डैड के प्रेशर में आके उसने शादी कर ली। सर, हर्षद को प्रफुल्ल को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अंकिता में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, और सोसाइटी में भी वो एक नॉर्मल यानी बीवी बच्चों वाला आदमी था। चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तब पॉसिबल है कि सुवर्णा ने ये खून किया, लेकिन अगर अंकिता की बात पे यकीन करें तो अंकिता प्रफुल्ल को अपने भाई जैसा मानती थी। अगर प्रफुल्ल उस बच्चे का बाप नहीं है तो ये पॉसिबल है कि उस बच्चे के बाप ने प्रफुल्ल का कत्ल किया। शिवानी, ये बच्चा हर्षद के बड़े भाई विवेक का हो सकता है, क्योंकि इंक्वायरी में यही निकल के सामने आया कि विवेक को अंकिता से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी थी। जी, विवेक नाइक को बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। वो तो मैम, अभी तो सिर्फ हम दोनों ही घर पे हैं। बाबा और हर्षद बाबा बाहर गए हैं, और वो तो कल रात से ही घर नहीं आए। कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। चलिए, बताओ विवेक कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता विवेक भाऊ कहाँ है, मैं सच बोल रही हूँ। अंकिता, परिवार में तुम सबसे ज्यादा करीब विवेक के थी, वो भी तुम्हारी परवाह करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारा बच्चा है ये विवेक का है और इसीलिए उसने प्रफुल्ल को मार दिया और भाग गया? सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेक भाऊ तो मेरे लिए भगवान जैसे थे, हम दोनों के बीच ऐसा। और सर, ये जो बच्चा है ये हर्षद का ही है। एक्चुअली हर्षद गे नहीं है, बायसेक्सुअल है। शिवानी ऐसे नहीं बताएगी, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, सच अपने आप सामने आ जाएगा। यस सर। ठीक है सर, आपको जो टेस्ट करवाने हैं करवा लीजिए, सच तो सच ही रहेगा। ठीक, फिलहाल आप जा सकते हैं। एक मिनट मैडम, क्या हुआ? मैडम, वो मेरा बच्चा गायब हो गया। मुझे सर से बात करने दीजिए प्लीज। मुझे शांत हो जाइए, एक मिनट। गायब हो गया है या फिर डीएनए टेस्ट के डर से तुमने और विवेक ने मिलकर विवेक के साथ साथ बच्चे के भी गायब होने का नाटक रचा? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा गुम गया है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। आपने अपने बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? मैं जब बाड़ा ताई, बाड़ा को देखा क्या? मैं गई थी तब तो कमरे में था वो। जब मैंने देखा तब वो सो रहा था, फिर मैं अपने कमरे में आ गई। और ऐसे भी विवेक के कारण मैं पहले से ही टेंशन में थी, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए, बच्चे को हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जी कंप्लेंट लूँगा। ओके सर, चलो। सर, मुझे लगता है अंकिता ने विवेक के साथ उस बच्चे को गायब किया है, ताकि बच्चे का असली बाप कौन है उसका पता ना चले। अंकिता पे नजर रखो, उसके मोबाइल को भी मॉनिटर करो और उसके मायके जाके भी पूछताछ करो। यस सर। क्यों रो रहे हैं? आज संगीन हादसों की झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले प्रफुल्ल का कत्ल, अब विवेक का लापता होना और उसके बाद अंकिता के बच्चे का गायब होना। क्या विवेक और बच्चे का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश थी? क्या बच्चे को गायब करना विवेक से उसका डीएनए टेस्ट मिलने से रोकने के लिए था? क्या इन हादसों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक था या फिर ये अलग घटनाक्रम का हिस्सा थे? और आखिर इन हादसों को किसने अंजाम दिया था और क्यों? अंकिता कल रात यहाँ आई थी? नहीं मैडम, वो तो 30 तारीख को आई थी, उसके बाद तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। चेक करो बच्चा अंदर है या नहीं। पर क्या हुआ, आप लोग मुन्ना को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? तो चुप कर।
मैडम बच्चा अंदर नहीं है। मीरा रोड हाईवे के पास झाड़ी में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। सर विवेक की डेड बॉडी है। शिवानी, विवेक का कत्ल भी ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह प्रफुल्ल का खून हुआ था। राइट सर। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि अंकिता के बच्चे का बाप विवेक है और इसीलिए विवेक को मार के बच्चे को गायब कर दिया गया। और हो सकता है कि शायद ये काम अंकिता ने ही किया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसका डीएनए सैंपल स्टोर कराओ ताकि बच्चा मिलने पर टेस्ट हो सके। यस सर। और आसपास देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। यस सर। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। और विवेक भाव वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे मेरे बच्चे की कसम। अंकिता, अब अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला ना तो याद रखना, सच बोलने का ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। सर, अंकिता के मोबाइल लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक और किसी पे शक नहीं किया जा सकता। और अंकिता का मोबाइल लोकेशन भी विवेक के मर्डर स्पॉट से मैच नहीं कर रहा है। अगर अंकिता ने ये खून नहीं किया तो और कौन हो सकता है? ऐसा कोई इंसान जिसे विवेक और अंकिता पे शक हो, और ऐसा कोई इंसान जो सबसे पहले नजर में आता है वो है विवेक की बीवी शीला। सर अंकिता का तो पता नहीं, पर मेरे पति बहुत ही शरीफ इंसान थे। रही बात बच्चे की तो बच्चा उनकी औलाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते थे। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, बाप ना बन पाने के कारण वो बहुत दुखी रहने लगे थे। रोज ड्रिंक करने लगे थे सर। हर शाम वो अप्सरा बार में जाते थे क्योंकि उनको बहुत दुख था। उस दिन शाम को भी गए थे, पर उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। सर, शीला के मोबाइल लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स, और सर विवेक की डेड बॉडी जहां मिली थी अप्सरा बार भी वहीं नज़दीक है। और सर विवेक के कत्ल के वक्त शीला का मोबाइल लोकेशन घर पर ही दिखाई दे रहा है। और पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद भी यही पता चला है कि किसी ने भी उसे रात को आते या जाते नहीं देखा है। अगर ये बात मान भी ले कि शीला ने ही विवेक को मारा है, फिर भी एक बात समझ में नहीं आती कि प्रफुल्ल और विवेक को एक ही तरीके से मारा गया है। तो फिर शीला के पास प्रफुल्ल को मारने का क्या मकसद हो सकता है? और बच्चे को गायब करने का भी तो कोई मकसद दिखाई नहीं देता। और विवेक ने बच्चे को गायब किया हो, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो फिर से ये बच्चा आखिर गया कहाँ? ओली, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? और भूख लगी है? सर, अंकिता का बच्चा गायब होने के बाद से करजत के किसी एक नंबर पे उसका दिन में कम से कम 10 बार कॉल होता है, और ये नंबर किसी आशा के नाम पे रजिस्टर्ड है। शिवानी, इस नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस। सर मेरे ससुराल में मुझे और मेरे बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता था। बस इसीलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने उसे अपनी बहन क्या रखा हुआ था। अच्छा, 1 साल तक तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर अचानक क्या हुआ? तुम्हें डर था कि डीएनए टेस्ट के बाद तुम्हारी पोल खुल जाएगी और इसलिए तुमने बच्चे को गायब किया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। शिवानी, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ। हर्षद, प्रफुल्ल और विवेक में से बच्चे का बाप कौन है पता चल जाए। यस सर। हेलो, क्या? शीला का कहना है कि विवेक बाप नहीं बन सकता। तो प्रेग्नेंट कैसे हुई? उसने किसके बच्चे का अबॉर्शन कराया? शिवानी सर, जिस डेट को शीला ने अबॉर्शन कराया उस दिन की मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। राइट सर। तो ये आदमी है शीला के अबॉर्शन का कारण। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर है कि शीला को अबॉर्शन के लिए तू ही लेके गया। अब हम तेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उससे ये भी साबित हो जाएगा कि अंकिता का बच्चा भी तेरा ही है। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब।
मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि मेरी शादी पैसे वाले घर में हो रही है, पर यहाँ आके असलियत तो कुछ और ही निकली। बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ मालिक मेरे ससुर जी थे और उन दोनों बेटों को तो एम्प्लॉयज़ की तरह सैलरी दी जाती थी, जो कि बहुत कम होते थे। सुनो, मुझे ना 50,000 रुपये चाहिए, वो मुझे अपने लिए सोने की चेन बनवानी है। 50,000 सैलरी के नाम पे 15,000 मिलते मुझे। ठीक है, बाबा से मांग के देता हूँ। नहीं चाहिए, रहने दो। क्यों? अभी बोला ना बाबा से मांग के देता हूँ। अगर उनसे ही मांगना है ना तो मैं खुद ही मांग लूँ, आप रहने दो। बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, ये सब रिश्तेदार जानते थे, इसीलिए शीला का एबॉर्शन करना ज़रूरी था। और अंकिता का बच्चा अरशद के गए होने को छुपाने का एक जरिया था, इसलिए उसे पैदा होने दिया। एक तरफ नरक से भी बदतर ससुराल और दूसरी तरफ भूख से मरती हुई माँ और भाई। मैं क्या कंप्लेंट करती। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ बाबा के कहने पर की है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, ना ही पैसों की और ना ही कोई प्यार मोहब्बत की, क्योंकि मैं तुम्हें वो दोनों नहीं दे सकता। हटो। जितना मैंने किया था आपको सब बता दिया, लेकिन साहब मैंने मेरे प्रफुल्ल को नहीं मारा, और विवेक तो मेरा अपना बेटा है साहब, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? इसलिए क्योंकि तुझे पता चल गया था कि विवेक को अंकिता से हमदर्दी होने लगी, कहीं उन दोनों में कोई रिश्ता ना बन जाए, इसलिए तूने अपने खुद के बेटे को मार दिया। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। आज भी हमारे समाज में बहू को बेटी की जगह देना और ससुराल का मायका बनना सिर्फ एक जुमला है। शादी के साथ एक लड़की के ढेरों अरमान होते हैं, वहीं बहू को मर्यादा और इज्जत की रखवाली करने की अकेली जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस सारी खींचातान में रिश्तों के रूप बदलते हैं, पर श्रीकांत ने इसे रूप नहीं बल्कि कुरूप साबित कर दिया था। पिता की जगह लेने वाला ससुर बहू की अस्मिता को तार तार कर रहा था, जो शर्मिंदा होने की हद से भी बाहर था। सर, श्रीकांत का वकील बेल के पेपर लेके आया है। शिवानी, अंकिता को उसकी माँ के घर भेज दो, हो सकता है श्रीकांत उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और हाँ, श्रीकांत पे नजर रखो, क्योंकि किलर जो कोई भी है, उसे जब पता लगेगा कि अंकिता के बच्चे का बाप हर्षद नहीं बल्कि श्रीकांत है, ये उसे मारने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। यस सर। अपने कुछ आदमी सोहेल कपड़ों में श्रीकांत के घर के बाहर लगा। हाँ सर, मैंने ही प्रफुल्ल और विवेक को मारा है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया था। सर, मैंने एक दिन जीजाजी एक आदमी के साथ थे सर, और वो उस आदमी के साथ, सर उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा भांजा जीजाजी की औलाद नहीं है। किसी ने मेरी ताई के साथ बहुत गंदा काम किया है सर। फिर मैंने ताई को प्रफुल्ल के साथ देखा। सर, मैंने एक बार नहीं कई बार उन दोनों को साथ में देखा था। ताई तो प्रफुल्ल के घर पर भी जाती थी, और सर उस दिन जब सुबह ताई हमारे घर पर पैसे लेकर आई। अच्छा बेटा, पैसे संभाल के रखना, मैं झाड़ू लगा कर आती हूँ। हाँ? तभी मुझे लगा कि वो पैसे प्रफुल्ल ने ही ताई को दिए होंगे। तब मैं समझ गया सर कि वो आदमी प्रफुल्ल ही है। बिट्टू, तुम समझते हो, अपनी गलत फहमी की वजह से तुमने 2 मासूम लोगों को जान से मार दिया। बिट्टू ने कानून को अपने हाथ में लिया, एक गलत धारणा के साथ कि वो इंसाफ कर रहा है। बिट्टू ने 2 मासूम लोगों को सजा दी, जिनका अंकिता पर हो रहे अत्याचार से कोई लेना देना नहीं था। बिट्टू चूंकि नाबालिग था, इसलिए उसे प्रफुल्ल और विवेक के कत्ल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये बेहद जरूरी है कि उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए, और जो काम पुलिस का है, कानून का है, वो उन्हें ही करने दिया जाए। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।